गुड मॉर्निंग बच्चों। एमए फाइनल ईयर, सब्जेक्ट अपना पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों ने पढ़ा था प्रधानमंत्री के बारे में, डिस्कशन हम लोगों को हो चुका था। देखिए मैंने आप लोगों को प्रधानमंत्री के बारे में लगभग सारी बातें बता दी थी। आज दिन तक के जितने प्रधानमंत्री बने थे उनके ऊपर अपन लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। फिर एक बात सरसरी तौर से मैं आप लोग बताता हूँ। देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और आज दिन तक सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले व्यक्ति भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वर्तमान देश के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे और नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी नामक राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं। और भी जो बीच में जितने भी प्रधानमंत्री हुए थे, मनमोहन सिंह जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, पी.वी. नरसिम्हा राव थे, जी देवेगौड़ा साहब थे, गुजराल जी थे, इंदिरा गांधी जी थे, उनके बारे में जो उनकी विशेषताएं थी उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में कहता है कि कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, शर्त है कि वो बिना संसद का सदस्य रहते हुए देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंतर्गत उसे संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। और प्रधानमंत्री के बारे में एक बेजोड़ विद्वान हुए थे जिन्होंने नक्षत्र के बीच चंद्रमा के समान देश के प्रधानमंत्री के बारे में वर्णन किया था। और प्रधानमंत्री की जो कार्य थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि प्रधानमंत्री के द्वारा कामों के अंदर प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है और संपूर्ण मंत्रिमंडल के अंतर्गत विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और प्रधानमंत्री ये नियुक्ति करते समय इस बात का ध्यान रखता है कि सभी वर्ग, धर्म और जातियों को ध्यान रखकर अपने मंत्रिमंडल की गठन करता है। और राष्ट्रपति का सहायक और सलाहकार के रूप में काम करता है। तीसरे कहता है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक प्रकार से मधुर संबंध जो बनाने का कार्य है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद अपन ने डिस्कशन किया था कि वह दल का नेता होता है, देश के लिए नीति निर्माता होता है, संसद के साथ संबंध बनाता है, आपातकालीन प्रधानमंत्री की स्थिति क्या होती है, प्रधानमंत्री तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। प्रधानमंत्री और राज्य के मध्य जो संबंध स्थापित करता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। और प्रधानमंत्री की कृपा से और संरक्षण की जो शक्ति है प्रधानमंत्री के द्वारा जिन लोगों की जो नियुक्ति की जाती है, जिन्हें हम लोग राजनीतिक नियुक्तियों के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। प्रधानमंत्री क्या जनता के विश्वास का प्रतीक के रूप में भी हम लोगों ने उसका डिस्कशन किया था कि जनता का प्रतिनिधि है, अर्थात विश्वास, यानी कि जब संपूर्ण देश की जनता का विश्वास यदि किसी पर है तो वो है प्रधानमंत्री। क्योंकि भारत के अंतर्गत क्या होता है, संघीय व्यवस्था तो अपनाई गई है लेकिन जो संपूर्ण कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए बात करते हैं अपन लोग मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, अब देखिए मंत्रिपरिषद के ऊपर अपन लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए राष्ट्रपति को उसके कार्यों का संचालन करने के लिए और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है और उस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति को उसके कार्यों का संचालन एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होता है। यहाँ मंत्रिमंडल शब्द संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया और उसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। देखिए भारत के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका की स्थापना की गई है और यहाँ पर स्थिति साफ स्पष्ट है कि संघीय कार्यपालिका में संवैधानिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई है, जबकि वास्तविक प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। अर्थात संवैधानिक रूप में राष्ट्रपति केवल उनको शपथ दिलाने का कार्य कर सकता है मंत्रिपरिषद के सदस्य को, लेकिन उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि भारत के अंतर्गत अमेरिका के जैसे अध्यक्षता शासन प्रणाली की स्थापना नहीं की गई है, इसीलिए यहाँ पर संवैधानिक रूप में राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई है और मंत्रिपरिषद के मुख्य के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया, अनुच्छेद 74 में कहा गया। अब देखिए जो मंत्रिपरिषद होते हैं, मंत्री भी कई प्रकार के होते हैं। देखिए मंत्री होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट स्तर के, कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री, राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। यानी कि मंत्री भी 3 प्रकार के होते हैं। मंत्री भी 3 प्रकार के बताए गए। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री। देखिए कैबिनेट मंत्री उन्हें कहा जाता है जो अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं। ये पहले तो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंटों के अध्यक्ष होते हैं, अर्थात उस डिपार्टमेंट के सर्वेसर्वा यदि कोई व्यक्ति है तो वह है कैबिनेट मंत्री, जिन्हें
कैबिनेट मंत्री का नाम दिया गया। अर्थात ये अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं, अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट के स्वयं मुखिया होते हैं, अर्थात वो अपने अध्यक्ष होते हैं। अब देखिए राज्य मंत्री, राज्य मंत्री क्या होता है, कभी कभी स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार का मतलब क्या होता है कि ये भी एक प्रकार से अपने अपने राज्य के अंदर संपूर्ण राज्य के मालिक एक प्रकार से कभी कभी राज्य मंत्री भी हो सकते हैं। अगर उनका स्वतंत्र प्रभार ये शब्द जोड़ा गया है कि अमुक डिपार्टमेंट का मंत्री है, उसमें जोड़ दिया स्वतंत्र प्रभार, तो है तो राज्य मंत्री, लेकिन उस डिपार्टमेंट के पूरे मालिक ये भी होते हैं। अर्थात राज्य मंत्री को यदि स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री उन्हें दे दिया जाता है तो संपूर्ण कार्य राज्य मंत्री के द्वारा किए जाते हैं। अब एक होते हैं उपमंत्री। ये उपमंत्री क्या होते हैं, या तो कैबिनेट मंत्री के साथ होते हैं या राज्य मंत्री के साथ इनके सहयोग के रूप में इनको शामिल किया जाता है। अर्थात ये एक प्रकार जो आदेश कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री के द्वारा दिए जाते हैं उन आदेशों की पालना उपमंत्री के द्वारा की जाती है। अब इसमें क्या होता है कि मंत्री परिषद के जो अपने सदस्यों की संख्या है वो सदस्यों की संख्या भी निश्चित कर दी गई है। मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या यह भी एक प्रकार से निश्चित कर दी गई 91वां संविधान संशोधन 2003 में करके। तो इस 2003 से पहले क्या मंत्री परिषद के जो सदस्यों की संख्या है वो निश्चित नहीं थी, लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 में करने के बाद मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या भी निश्चित कर दी। कैसे, देखिए कि कितनी हो सकती है, अधिकांश थे। देखिए संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15% हो सकता है, 15%, या लोकसभा के कुल सदस्यों का 10% मानो इसको, संसद के कुल सदस्यों का 10% और लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। भाई संसद के कुल सदस्य संख्या का 10% हो सकता है मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या, या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% हो सकता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। एक बार फिर देख लिए, मंत्रियों की जो संख्या होगी उसको भी एक प्रकार निश्चित कर दिया गया 91वां संविधान संशोधन 2003 में करने के बाद जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो सदस्यों की संख्या है उसको सीमित कर दिया गया। कैसे, देखिए, या तो संसद के कुल सदस्य संख्या का 10% हो सकता है, यानी कि संसद की सदस्यता देखिए आप लोग 545 तो हो गई लोकसभा की और 245 हो गई राज्यसभा की, ये हो गई लोकसभा की। अब टोटल इनका जोड़ लीजिए, जो आता है ये 0, 8, 1, 9 और 7, 790 में से 10% काट लीजिए इसका तो 70 तो ये हो गई 70, यानी कि 78 या 79 के लमसम मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या हो सकती है, इससे ज़्यादा सदस्यों की संख्या नहीं होगी। या दूसरा ऑप्शन दिया गया था लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15%। कैसे, देखिए, यानी 15% 75 बात हो जा रही है, और 9 यानी कि 79 या 78 के लमसम ये संख्या बैठ सकती है। यानी कि एक मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या है वो एक प्रकार से लिमिट वाली संख्या है वो कर दी गई है। अब ऐसा नहीं कि जितने चाहिए आप लोग कर सकते हो। अब देखिए, यदि कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य रहते हुए मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है, कोई व्यक्ति बिना संसद का सदस्य रहते हुए भी मंत्री परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है, बस अर्थ यह कि उसे 6 महीने के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है, 6 महीने के अंतर्गत वह संसद के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने पद से त्यागपत्र देना आवश्यक हो जाता है। अब देखिए मंत्रिपरिषद सदस्यों को शपथ। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य थे उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। ये आप लोग ध्यान रखना, जितनी भी शपथ होती है बड़ी
राष्ट्रपति को दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस। अब देखिए प्रधानमंत्री कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अब आ जाए मंत्रिपरिषद, यानी कि मंत्रिपरिषद के सदस्य को भी उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा ही दिलाई जाती है। अब मंत्रिपरिषद के सदस्यों का कार्यकाल देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए, या जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक। वैसे अगर संख्या के हिसाब से पूछता है तो आप बता सकते हो 5 वर्ष के लिए, लेकिन ओब्लिक में आता है तो ये देखिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, ये जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक के लिए हो सकता है। वेतन संसद के सदस्यों के समान। त्यागपत्र, मंत्रिपरिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो अपने अगर पद से वो त्यागपत्र देना चाहता है, मान लीजिए किसी मंत्री की तबीयत सही नहीं है, स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, पारिवारिक कोई समस्या आ गई है, तो ऐसी स्थिति में अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और अपना वो त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को सौंप सकता है। देखिए मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह समझना एक क्वेश्चन कई बार आता है, एग्जाम में भी आ गया, कंपटीशन वाले एग्जाम में भी आ चुका है कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार टकरा चुका है, आप लोग इसका विशेषकर ध्यान रखना कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर रह सकते हैं। और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी क्यों है? क्योंकि जब तक उनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक ही वो अपने पद पर रह सकते हैं, बने रह सकते हैं, और ये प्रधानमंत्री के निर्देशन में अपने कार्यों का संचालन करते हैं। अब देखिए मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? देखिए मंत्रिपरिषद में जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उन्हें मंत्रिमंडल कहा जाता है। मंत्रिमंडल कहा जाता है, ये मंत्री अपने अपने विभागों के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। राज्य मंत्री और उपमंत्री इनके अधीन रहकर अपने कार्यों का संचालन करते हैं। देखिए आप लोग देखा करो कभी कभी समाचारों के माध्यम से कि आज मंत्रिमंडल की बैठक होगी, मंत्रिपरिषद कभी नहीं बोलता है, वो देखा करो आप लोग मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है, कहते हैं कि आज मंत्रिमंडल की बैठक होगी, तो उस मंत्रिमंडल की जब बैठक होती है उनमें केवल और केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री जाते हैं। कैबिनेट स्तर के जो मिनिस्टर होते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है कि यानी कि मंत्रिमंडल बना होता है। और जब बोल दे मंत्रिपरिषद में आते हैं सब प्रकार के मंत्री, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री हो या उप मंत्री हो, तब सभी लोगों को उसमें शामिल होने का अधिकार दिया जाता है। लेकिन जब बात करते हैं मंत्रिमंडल में जो लोग होते हैं वो अपने अपने विभागों के अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए, अब बात करते हैं कि मंत्रिमंडल के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। अब देखिए मंत्रिमंडल क्या काम करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक प्रकार समझने वाली बात यह है कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं एज इट इज़ वैसे के वैसे ही और कार्य मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं। वही कार्य, नाम बदलेगा सिर्फ, उस समय नाम बोल रहे थे हम लोग प्रधानमंत्री के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं, और अब बोल देंगे हम लोग मंत्रिमंडल के द्वारा कार्य। देखिए मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाने वाले कार्य, मंत्री परिषद के द्वारा किए जाने वाले कार्य, किए जाने वाले कार्य। अब देखिए इसमें क्या होता है, पहला कार्य होता है राष्ट्र के लिए नीतियां बनाना, राष्ट्र के लिए नीतियां बनाना। ये बात प्रधानमंत्री के टॉपिक के समय हम लोगों ने पढ़ा था कि देखिए वास्तविक रूप से जो कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं वो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा किए जाते हैं, यानी मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं। यानी प्रधानमंत्री जो काम करता है वो मंत्रिमंडल की सलाह से करता है, और बिना मंत्रिमंडल की सलाह से वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ये देखिए दूसरा कार्य कौन है, समन्वय बनाने का कार्य,
समन्वय बनाने का कार्य समन्वय कोऑर्डिनेशन। देखिए इसमें होता क्या है कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना अति आवश्यक रहता है, क्योंकि प्रत्येक मंत्री के पास में एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, वरिष्ठ IAS अधिकारी होता है। तो प्रशासनिक अधिकारी और मंत्रियों के बीच में एक प्रकार से इतना अच्छा तालमेल होना चाहिए जिससे कि प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात को सहर्ष मान सके। ऐसा ना हो कोई मंत्री अयोग्य है और प्रशासनिक अधिकारी उसकी बात ही नहीं मान रहा, तो ऐसी स्थिति टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन कहा गया कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा यानी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन बनाने का कार्य किया जाता है। प्रशासन का संचालन देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो मंत्रिमंडल का जो महत्वपूर्ण कार्य है कि विभाग के जो प्रशासक होते हैं उनका संचालन करना भी इनका कार्य होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल के द्वारा ही सभी प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रखा जाता है। देखिए ये भी बहुत प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर यदि कोई मंत्री का नियंत्रण ही नहीं है तो ये मान के चलिए कि मंत्री कभी कभी अयोग्य मंत्री जब बन जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र में ये चीज़ें सब पॉसिबल, कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य बन सकता है। लेकिन जब अयोग्य व्यक्ति बन जाते हैं यानी कि जिसको नॉलेज कम होती है तो प्रशासनिक अधिकारी उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर इतनी पकड़ होनी चाहिए मजबूत मंत्री की कि प्रशासनिक अधिकारी उसके बिना उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत कोई भी कार्य और किसी भी प्रकार से नहीं कर सके, इतना उसका। फिर नेक्स्ट विदेशी संबंधों का संचालन, विदेशी संबंधों संचालन। देखिए विदेशी संबंधों का संचालन, देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के साथ जितने भी जो संबंध किए जाते हैं वो संबंध या समझौते होते हैं वो मंत्रियों के द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन इन संबंधों की जो महत्वपूर्ण भूमिका वो प्रधानमंत्री के द्वारा निभाई जाती है। अर्थात वास्तविक अर्थों में कहा भी जाता है कि संपूर्ण जो विदेशी संबंध होते हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि विदेशी संबंध यानी कि एक विदेश मंत्री की नियुक्ति की जाती है और विदेश मंत्री समय समय पर विदेशी दौरों का आगाज करता जाता है और प्रत्येक राष्ट्र के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित करना है उसका निर्णय भी विदेश मंत्री के द्वारा लिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें दिखाई देती है। अब फिर आ जाइए आप लोग बजट। देखिए बजट के संदर्भ क्या, संविधान के द्वारा वित्त पर नियंत्रण संसद का होता है, जो भी वित्त होता है अपना उसके ऊपर पूरा फोकस होता है संसद का, लेकिन प्रधानमंत्री का, लेकिन वास्तविक वित्त पर नियंत्रण होता है प्रधानमंत्री, जिस पर मंत्री परिषद विस्तार पूर्वक चर्चा करती है। मंत्री परिषद के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन बजट प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक हो जाता है। देखिए जो बजट संबंधित बात है, वित्त से संबंधित जो भी बजट है उसको मतलब कि प्रस्तुत करने से पहले संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक हो जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। मतलब वित्त विधेयक क्या होता है, वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है वित्त विधेयक। लेकिन वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व इस विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की अनुमति या परमिशन लेना आवश्यक हो जाता है। इसके बाद ही आप लोग संसद में इस प्रकार के वित्त से संबंधित जो होते हैं उन लेखोजोगों को प्रस्तुत कर सकते हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ देखिए कि राष्ट्रपति के द्वारा जिन लोगों की जो नियुक्तियाँ की जाती है व्यवहारिक रूप से वह सभी नियुक्तियाँ मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है, जैसे राज्य के राज्यपाल हो, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश हो, अन्य न्यायाधीश हो,
नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, महाधिवक्ता हो या अनुसूचित जाति आयोग हो उसके सदस्यों की नियुक्ति हो, एसटी आयोग हो, ओबीसी आयोग हो, महिला आयोग हो, मानवाधिकार आयोग हो, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति हो, यानी कि बहुत सारी ऐसी राजनीतिक नियुक्तियाँ होती है। वह सभी राजनीतिक नियुक्तियाँ मंत्रिमंडल की सलाह से प्रधान राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अर्थात उनकी बिना सलाह से कार्य संभव नहीं है। अब देखिए अब हम लोग डिस्कशन करते ये थे मंत्रिमंडल के संबंधित कार्य। एक बार और आप लोगों को ये समझा देता हूँ मंत्रिपरिषद वाला कि भारतीय संविधान में ऐसा कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों का संचालन करने एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है जिसका प्रधानमंत्री होता है। ऐसा संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया। मंत्रिपरिषद में कई देखिए हमारे दो प्रकार की कार्यपालिका का वर्णन किया गया। एक होती है संघीय कार्यपालिका को अपनाया गया, एक होती है संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की नियुक्ति की, जबकि कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्री भी तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री और एक होते हैं उप मंत्री। कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंटों का अध्यक्ष होते हैं, अर्थात उस डिपार्टमेंट के सारी जो गतिविधियाँ उसी के इर्द गिर्द में रखी जाती है। एक होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कभी कभी स्वतंत्र परिवार वाले राज्य मंत्री होते हैं, अर्थात ये भी अपने अपने डिपार्टमेंट के स्वयं मालिक होते हैं। और एक होते हैं उप मंत्री। उप मंत्री यानी कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के सहायक के रूप में उप मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। अब देखिए कोई भी व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य यदि बना दिया जाता है, चाहे वो संसद का सदस्य न हो तब भी बन सकता है, लेकिन शर्त एक से 6 महीने के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है, ये प्रावधान है। फिर देखिए मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ। मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की जो शपथ है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। इनका कार्यकाल, मंत्रिमंडल के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन जब तक इन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक इनका कार्यकाल माना जाता है। वेतन इनको संसद के सदस्यों के समान वेतन दिए जाते हैं और जो सरकारी बंगले, रहन सहन, खान पान है, ये सुख सुविधा इनको अलग से दी जाती है। अब देखिए व्यक्तिगत रूप से तो मंत्रिमंडल के सभी सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी है और प्रधानमंत्री के निर्देशन में रहकर अपने कार्यों का संचालन करते हैं। अब देखिए मंत्रिमंडल के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था कि राष्ट्रपति के राष्ट्र के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती है। समन्वय बनाने का कार्य यानी कि प्रशासनिक जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी और मंत्रिपरिषद के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बनाने का कार्य है। प्रशासन का संचालन है, यानी कि प्रशासनिक अधिकारियों के बीच किस प्रकार से नियम बनाते हैं। विदेशी संबंधों का संचालन है, वो भी इनके द्वारा किया जाता है। बजट वित्त यानी कि वित्त विधेयक वित्त मंत्री के द्वारा वित्त विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, लेकिन इनको प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक हो जाता है। और जो महत्वपूर्ण जो राजनीतिक नियुक्ति है, जैसे राज्य का राज्यपाल है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, सदस्य है, महिला आयोग का अध्यक्ष है, सदस्य है, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है, सदस्य है, एससी आयोग का अध्यक्ष है, सदस्य है। बहुत सारे जो नियुक्तियाँ होती है वो एक प्रकार से मंत्रिमंडल की सलाह से ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये हो गया अपन लोगों का आज के लिए ये डिस्कशन। कल पढ़ेंगे अपन लोग संसद, कल डिस्कशन करेंगे हम लोग इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद के बारे में। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।